संघर्षशील जीवन में सबसे करीबी कौन रहा? कोई एक परिवार से या बैचमेट से? मेरी बुआ रही है सबसे ज़्यादा। ओके। भविष्य में अगर आप पर कोई बायोपिक फिल्म बनती है तो आप क्या चाहेंगी, कौन हीरो या हीरोइन रोल निभाए? अब भविष्य की चीज़ों को भविष्य पे छोड़ दिया जाए। आपकी ऐसी कोई इच्छा जो आप भविष्य में इस एसोसिएशन में रहकर करना चाहेंगी? मैं बस यही चाहूँगी कि जहाँ भी रहूँ लोगों के काम आती रहूँ। आप किस हॉबी को सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं? हॉबी मेरी गार्डनिंग है और म्यूजिक है। नमस्कार, मैं आपके साथ कृष्ण प्रताप। आज हमारे साथ इस विशेष बातचीत में दीपा रंजन IAS DM बदायूं हमारे साथ मौजूद है। मैम, कैसी हैं आप और अब तक का सफ़र कैसा रहा है? धन्यवाद, मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं मूल रूप से बिहार जनपद के बेगूसराय ज़िले की रहने वाली हूँ। मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा बेगूसराय ज़िले से ही हुई है। ग्रेजुएशन के बाद मैंने IAS की तैयारी की दिल्ली से और उसके बाद फिर मेरा 3rd अटैम्प्ट में IAS में सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन के बाद मुझे उत्तर प्रदेश कैडर आवंटित किया गया है। जिलाधिकारी के रूप में बदायूं मेरा पहली पोस्टिंग है और काफ़ी अच्छा रहा है सफ़र और काफ़ी अच्छे लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, लोगों का सहयोग रहा है। IAS दीपा रंजन बचपन में कैसी थी? बचपन का ऐसा कोई जो किस्सा जो आप साझा करना चाहें? बचपन बिल्कुल एक साधारण जो आपके लोग होते हैं उन्हीं की तरह मेरा भी बचपन रहा है। एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं अपने परिवार से पहली लड़की हूँ जो किसी सर्विस में आई हूँ। अपने डिस्ट्रिक्ट से फर्स्ट वुमेन हूँ जिसका सिलेक्शन IAS इस सर्विस में हुआ है। बचपन की कोई ख़ास वैसी रोमांचक यादें नहीं हैं, लेकिन एक ये हमेशा दिल में रहा था, एक ये जज्बा रहा था कि लोगों के लिए काम करना है और अपने समाज में कुछ ऐसा करना है कि जो हमारे समाज के लोग हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं और ख़ास करके लड़कियां हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए अवसर दिया जाए और उनको परिवार वाले उसी तरह से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें जिस तरह से वो लड़कों को अपने बेटों को करते हैं। इसी सोच के साथ मैंने इस एग्ज़ाम को दिया था और इसी सोच के साथ मैं आज भी काम करती हूँ। बिहार की अगर बात की जाए तो मैम, बिहार से सबसे ज़्यादा IAS IPS निकल के आते हैं, ऐसा क्या है वहाँ के पानी में? इसको जानने के लिए तो आपको बिहार जाना पड़ेगा। नहीं, बिहार तो क्या, आप तो मूलतः बिहार से ही है। स्वाभाविक रूप से सबसे ज़्यादा आते हैं लोग और टैलेंट काफ़ी ज़्यादा है लोगों में और मैं निश्चित रूप से ये कहूँगी कि बिहार के लोग मेहनती बहुत होते हैं और जो भी अवसर होता है हम लोग उसको आगे बढ़ने का उसमें प्रयास करते हैं। जहाँ तक IAS की परीक्षा या IPS बनने की एग्ज़ाम देने की बात है तो ये सबसे बड़े हमारे समाज में जो है सबसे ऊंचे पायदान पे इसको देखा जाता है और सबसे बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है। तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं हर एक इंसान और हर एक बच्चा इससे प्रेरित रहता है। शायद यही एक कारण है कि लोग इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं और इसमें सफल भी होते हैं। अगला सर मैम सवाल है, जिस जिले की DM को सरकारी गाड़ी छोड़ के बैलगाड़ी पर बैठना पड़ा, ऐसा क्या? जो हमारे पद से एक अपेक्षा की जाती है कि हम लोग लोगों के बीच जाएं, उनकी समस्याएं को सुने, जो भी उनकी परेशानी है उसको हम लोग जिस स्तर से हल कर सकते हैं उस स्तर से हल करें और लोगों के किसी काम आ सके और उनके तक जो सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनको वास्तविक रूप से धरातल पर उतारें। और इसी को मैंने भी प्रयास किया कि लोगों तक पहुंचने का जो भी साधन है उस साधन से पहुंचा जाए और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको सुना जाए, समझा जाए और उसको निस्तारण भी किया जाए। बदायूं जिला में अगर समस्याओं की बात की जाए तो चिकित्सा, खनन एंड छोटी छोटी कई समस्याएं हैं, उसको लेके जूझना पड़ता है जनता के लिए। उसका समाधान आपके हिसाब से और आपकी रणनीति में, प्लान में कैसे करती हैं आप उसको? देखिए, समस्याएं तो हर जगह होती हैं।
आप जिस पद पे भी जाएंगे समस्याएं आपको किसी न किसी रूप में मिलेंगी। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि क्या हम उसे एक समस्या मानते हैं या हम उसके समाधान के लिए प्रयास करते हैं। जब हम उसके समाधान के लिए प्रयास करने शुरू कर देते हैं तो फिर समस्या अपने आप ख़त्म हो जाती है, नई नई रणनीतियाँ बनती हैं और लोगों का सहयोग मिलता है। जितने अधिकारी हैं, अगर हम लोग एक टीम भावना से काम करें तो कोई भी समस्या ज़्यादा दिनों तक समस्या नहीं रह जाती है, उसका कोई ना कोई हल निकलता है और उसमें सफलता भी मिलती है। तो यही मेरा भी प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो सरकार की योजनाएं हैं, जो भी संकल्प है, उसको पहुंचाया जा सके और लोगों को उन चीज़ों से जोड़ा जा सके। जो भी गरीब व्यक्ति हैं, जो भी वंचित हैं या जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, उन सभी लोगों तक ये जो योजनाएं हैं वो वास्तविक रूप से धरातल पर उतरे, उन तक पहुँचे, वो उन्हें मिले। तो यही हमारा प्रयास रहता है हमेशा। जिले में बाढ़ बहुत ही पूरी तरीके से ग्रसित है जिला, उसको लेके आपने क्या रणनीति बनाई है? बाढ़ के दृष्टिकोण से हमारे ज़िले के कुछ क्षेत्र हैं जो गंगा नदी के किनारे पड़ते हैं और कुछ क्षेत्र जो हैं वो रामगंगा नदी के किनारे पड़ते हैं। मुख्य रूप से सहसवान, दातागंज और कुछ हद तक हमारी जो बदायूं तहसील है ये प्रभावित रहते हैं। और यहाँ पे हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि अगर कभी भी समस्या आती है, कुछ ऐसे गांव भी हैं, कुछ ऐसे मजरे भी हैं जो चारों तरफ से पानी से घिर जाते हैं, जहाँ तक यातायात के सभी साधन बंद हो जाते हैं। वहाँ पर हम लोग नाव के द्वारा या अन्य साधन के द्वारा उन लोगों तक जो भी राशन की सुविधाएं हैं, जो भी दवाएं हैं, जो भी बच्चों के टीकाकरण की व्यवस्था है या खाने पीने की चीज़ें हैं, पशुओं के लिए दवाएं हैं, चारा है, इन सब चीज़ों की व्यवस्था सुनिश्चित कराते हैं। जिले में अब तक के आने के बाद ऐसी कोई बड़ी समस्या जिसका समाधान आपने चंद समय में किया हो? जैसा मैंने पहले ही बताया था कि समस्या कोई बड़ी नहीं होती है, वो हमारे देखने का नज़रिया होता है कि हम उसको समस्या मान रहे हैं या उसको हम एक अपने लिए अवसर मान रहे हैं। तो जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस समय हमारे सामने पंचायत इलेक्शन को सकुशल निपटाने की जिम्मेदारी थी और जैसा मुझे बताया गया है कि इस जनपद में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना रीपोल के पंचायत इलेक्शन हुआ है। तो सभी के सहयोग से और एक टीम भावना से हम लोगों ने काम किया और पंचायत इलेक्शन हम लोगों ने सकुशल निपटाया है। पंचायत इलेक्शन के बाद आप सभी लोग अवगत हैं कि कोरोना की जो दूसरी लहर चली थी वो कितनी ज़्यादा लोगों को समस्याएं हुई थी। हम लोगों ने भी जहाँ तक हम प्रयास कर सकते थे इस समस्या से और इस बीमारी से लड़ने के लिए हमारा पूरा प्रशासनिक अमला उसमें लगा था और सभी लोगों ने मिलकर इसका सामना किया था। ऐसा कहा जाता है मैम कि ज़िले में पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, खासकर आईएएस और आईपीएस पे। क्या ऐसा कुछ महसूस हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना काम अच्छे से कीजिए और लोगों के हित में कीजिए, आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए, तो बाकी कोई समस्या नहीं रहती है। युवा वर्ग नौकरी से भाग रहा है, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आज के समय में जिस तरह से हम डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं, एक्सपोजर हमारा बढ़ रहा है, मनोरंजन के नए नए साधन उत्पन्न हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग है हमारा डाइवर्ट हो रहा है और कहीं ना कहीं अपना जो एक कीमती समय होता है, एक एज होती है जिसमें आप दुनिया की कोई भी ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं, उस समय हम कुछ चीज़ों में भटक के रह जाते हैं। तो युवा वर्ग से मेरा एक ही संदेश है कि आप अपने जीवन के उस पड़ाव को, जब आपका समय होता है, आप एक अपने मुकाम को हासिल कर सकते हो, जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हो, उस समय को मत गंवाइए। अपने जीवन में अनुशासन बहुत ज़रूरी है। डिजिटल मीडिया से भी जुड़िए, सभी चीज़ों का एंटरटेनमेंट का यूज कीजिए, बट आपके ऊपर कोई भी चीज़ हावी नहीं होनी चाहिए। आप उसका यूज करते हैं अपने तरीके से कीजिए, लेकिन अपने समय को उसके लिए बर्बाद नहीं कीजिए। और यह एक ऐसा समय होता है कि बीत जाता है तो फिर सिवाय पछताने के हाथ में कुछ नहीं रहता है। बहुत एनर्जी होती है युवा वर्ग में और हमारे सामने ऐसे
अनेकों उदाहरण हैं हमारे ज़िले में भी, हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन लोगों ने बिना किसी संसाधन के, बिना किसी सपोर्ट के आगे बढ़ा है और एक मुकाम हासिल किया है। तो हासिल सब कुछ किया जा सकता है, बस आपके अंदर कितनी दृढ़ निश्चयता है और आप कितना उस अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है, ये महत्वपूर्ण होता है। एक अगर सामान्य लड़की आपकी तरह इस स्टेज पर आना चाहे तो उसके लिए क्या संदेश है? मैं भी एक सामान्य लड़की ही हूँ, एक सामान्य परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ, एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ऐसी फैमिली से जिसमें कभी किसी लड़की ने आगे बढ़ के कभी कोई नौकरी नहीं की है। तो अगर मैं इस मुकाम तक पहुँच सकती हूँ तो मैं मानती हूँ कि हर एक लड़की पहुँच सकती है। आवश्यकता है आपको अपने आप पे विश्वास करने की, अपने परिवार पे विश्वास करने की और अपने आप में अनुशासित रहने की। यदि आपने अपने आप को साबित कर दिया तो आप हर एक तरह के सम्मान के हकदार हैं, पुरस्कार के हकदार हैं। लेकिन अगर आपने अपने जीवन में कुछ नहीं किया और आप केवल अपने माता पिता से अपेक्षा करो, समाज से अपेक्षा करो कि वह आपको हर तरह की आज़ादी दे दे, तो ये संभव नहीं है। आपको भी इसके लिए, इस आज़ादी को पाने के लिए या अपने जीवन में एक मुकाम को हासिल करने के लिए कुछ त्याग करना पड़ेगा। और वह त्याग है आपका जो आलस्य है या जो एक भटकाव होता है अलग अलग तरह की चीज़ों के प्रति, उसका त्याग करना पड़ेगा। जीवन में अनुशासन लाना पड़ेगा और जीवन को संकल्पबद्ध करना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि लोगों की चाह नहीं ख़त्म होती है। आप इस स्टेज पे आने के बाद आगे का कोई प्लान है क्या? प्लान तो जीवन में हमेशा एक ही रहा है कि लोगों के लिए काम करना, ऐसे लोगों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए जो वास्तव में ज़रूरतमंद हैं। यह जो भी नौकरी है ये असीम संभावनाएं अपने आप में रखती है। बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं हमारे पास भी कि हम लोगों की मदद कर सकते हैं। तो एक ही संकल्प है और एक ही उद्देश्य भी है कि जितने हम लोगों के काम आ सके और जितने लोगों को उनकी सहायता कर सके उतना अच्छा रहता है। आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति रहा हो जो आपको प्रेरित करता हो, हमेशा वो मोटिवेटर के हिसाब से रहा हो? हर एक वह व्यक्ति जो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए संकल्पबद्ध है, वह हमारा प्रेरणा स्रोत रहता है। और इसके अलावा मेरे परिवार के और मेरे गुरुजन वगैरह सभी लोगों ने मेरा बहुत सहयोग किया है, मुझ पर विश्वास जताया है और उनके विश्वास का ही परिणाम है कि मैं आज इस मुकाम पे बैठा हूँ। और हमारे दर्शकों को लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सभी लोगों से बस आपको सभी लोगों को सबसे पहले दीपावली की शुभकामनाएं और यह दीपोत्सव आपके जीवन में भी उजाला लाए। लेकिन आप अपने जीवन के साथ साथ आपके जो आस पड़ोस में रह रहे जो लोग हैं उनके जीवन में भी थोड़ा सा उजाला देने की कोशिश कीजिए। कुछ बच्चों को पढ़ाने के लिए, कुछ वृद्ध लोगों को सहारा देने के लिए, कुछ गरीबों को सहारा देने के लिए, इनके लिए भी कुछ काम कीजिए ताकि हमारा समाज जो है एक समावेशी समाज बन सके। जो सुविधाएं हमें मिली हैं, जो सुविधाएं आपको मिली हैं, थोड़ा सा उसका हिस्सा जो है अपने आसपास के लोगों में भी बांटिए ताकि वो भी थोड़ा सा उस खुशी को महसूस कर सकें। और सभी बच्चों से भी, सभी युवाओं से भी, सभी विद्यार्थी से भी मेरी बस एक ही अपील रहती है कि आप अपने कार्य को पूरे मनोयोग से कीजिए। अगर आपने अपना 100% दिया है तो कोई ऐसी चीज़ नहीं रहती है जो आपको सफल होने से रोक सके। आप वह नदी की धार बनिए जो बड़े से बड़े चट्टान को भी काट देती है और अपना रास्ता बना लेती है। लड़कियों से भी, महिलाओं से भी मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि अगर आपको अपने आप को एक मुकाम पे पहुँचाना है, आपको अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जीनी है, तो आपको अपने आप को साबित भी करना पड़ेगा और आपको अपने आप को यह दिखाना पड़ेगा कि आप उन सब चीज़ के हकदार हैं, लायक हैं, जो चीज़ें आप डिमांड करते हो। आज हमारी इस विशेष बातचीत में IAS दीपा रंजन मौजूद थी। अपना कीमती समय देने के लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद।